नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से करेंगे। देखिए आज है मंडे, यानी कि आज जो है डेट कितनी है? आज हमारी डेट 23 सितंबर है, यानी कि सितंबर का महीना, यानी कि सितंबर का महीना जो है अब जा रहा है। लगभग जो है अब जो है 7 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में आपकी पढ़ाई भाई साहब जो है ऐसा है ना कि अब बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। तो अब ऐसे में आपको क्या काम करना है? अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं कि करंट अफेयर्स पर आपको फोकस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसके अनुसार शायद संभवतः जो है आपका एग्जाम जो है बेसिकली 2 दिनों में आयोजित किया जाएगा यूपी पीसीएस का। और मैंने एक दिन समझाया था, मैं फिर इस बात को आपको समझा दे रहा हूं कि यदि आपकी परीक्षा 2 दिन होती है, ऐसे में जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन था आपका, पहले करंट अफेयर्स कितना आता था? पहले आता था लगभग 30 से लेकर के 32 प्रश्न तक करंट अफेयर्स के आते थे। लेकिन चूंकि यदि 2 दिन आपकी परीक्षा आयोजित होगी, इसका मतलब कि पहले दिन लगभग 30 से 32 प्रश्न प्लस दूसरे दिन भी लगभग इतने ही प्रश्न, ठीक है, 30 से 32। अगर हम एवरेज इसको निकाल ले, अगर मात्र माना कि हम 30 ही लेते हैं इसका एवरेज, तो 30 + 30 इज इक्वल टू कितना? 60 क्वेश्चन, 60 प्रश्न जो है आपके आएंगे। और 60 प्रश्न जो आएंगे, सिंपल सी बात है कि ये प्रश्न 6-7 महीने से ज्यादा के आने की संभावना पूरी रहेगी। ऐसे में लगभग इस बार आप लोग मेरी बातों को कान खोल करके, दिमाग खोल करके, पूरे होशो हवास में मेरी बात को समझ लेना। इस बार 1 साल का करंट अफेयर्स आप लोग प्लीज रेडी करके जाइएगा भाई साहब। 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको रेडी करके ही जाना है। ये बात अपने दिल दिमाग में बिठा लेना सही तरीके से, अन्यथा बहुत पछताओगे आप लोग। इस बात को मेरी विशेष ध्यान देना। और भाई साहब, जो भी मैं करंट अफेयर्स कराता हूं सारे के सारे महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स होते हैं। आप कोई भी मैगजीन मार्केट में जो भी अवेलेबल होगी आप उसको उठा के देखिए, ठीक है। जो एडवांस मैगजीन में आती हैं आप उनकी बात भी कर लीजिए, जो मंथली रिलीज होती है उनकी बात भी कर लीजिए। आप करंट अफेयर्स मेरा मैच करके देख लीजिएगा, आपको लगभग सारे प्रश्न वहां से मिल जाएंगे। जो नहीं मिलेंगे समझ लेना कि हो सकता है वो इंपॉर्टेंट ना हो, या हो सकता है कि वो अननेसेसरी डाल देते हैं, क्योंकि मैगजीन में क्या होता है, उनको पब्लिश करनी होती है मैगजीन, इसलिए पेजेस वहां पर ज्यादा होते हैं, ठीक है। उनकी मजबूरी है, उनको पब्लिश करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर। तो इसलिए जितना करंट अफेयर्स मैं आपको कराता हूं 8 क्वेश्चन अगर आप डेली करते हैं तो वो 8 क्वेश्चन नहीं रहते हैं, लगभग वो 20-22 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उसमें कई सारे डेटा आपके व्याख्या में दिए गए होते हैं। इसलिए मेरा करंट अफेयर्स पढ़ते समय आप लोगों को जो व्याख्या है, जो एक्सप्लेनेशन है, उसको डिटेल्स में पढ़ना है। ये बात ध्यान से सुन लेना। अच्छा, अभी जो बातें मैं बता रहा हूं अगर आपको सही नहीं लग रही तो आप चाहें तो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। लेकिन अगर सुनना है तो ध्यान से सुनिएगा, बातें आपके जो है फेवर में रहेंगी। दूसरी बात, करंट अफेयर के साथ में भाई साहब आप लोग जो है जीएस वाले सेक्शन पर भी आपको क्या करना है? विशेष फोकस करना है। और जीएस में एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जीएस में जो है आप लोग लूसेंट को क्या करिएगा? जरूर करके जाइएगा, लूसेंट आपको जरूर करके जाना है। और एक बात महत्वपूर्ण, जो यूपी पीसीएस का जो क्रैश कोर्स अभी चल रहा है डिकोड एग्जाम पर, जिसकी 2 क्लासेस आपको डेली मिलती हैं, लगभग 157 अप्रॉक्स क्लासेस है उसमें, जहां पर हमने आपको एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स का लेक्चर पढ़ाया हुआ है, वो लेक्चर आप लोग प्लीज देखिएगा। यकीन मानिएगा उस लेक्चर से डिकोड एग्जाम के आपके करंट अफेयर्स जो है फंसेंगे, वो सॉरी जीएस फंसेगा आपका वहां से, ठीक है। ये मैं लगभग कह सकता हूं, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत की गई है, पूरा का पूरा क्रैश कोर्स है। प्रीलिम्स का पूरा सार आपके पास वहां पर जो है निचोड़ के आपके पास आया हुआ है। ऐसे में आप लोग उस क्रैश कोर्स को जरूर देखिएगा। उसका जो डिटेलिंग है उसकी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डिकोड के मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रहेगा, आप चाहें तो उसको जाकर देख लीजिएगा। वहां पर यूपी पीसीएस क्रैश कोर्स के नाम से जो है प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, वहां पर सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। शेड्यूल ऑलरेडी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहां से उसको डाउनलोड करिएगा। शेड्यूल में कौन कौन सा लेक्चर किसका कब हुआ है, लेक्चर नंबर वाइज जो है, और टीचर का नाम सहित उसमें लिखा हुआ है। आप जाइए उनके लेक्चर को देखिए। तो एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स का लेक्चर आप वहां से देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स आप डेली मॉर्निंग में मेरा देखते ही देखते हो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको कराता हूं। ये सारी चीजें डिकोड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, तो इसका इस्तेमाल करें और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से करें। ध्यान रखना, भीड़ के साथ में आपको नहीं चलना है। यदि आप भीड़ के साथ चलोगे तो ये ध्यान रखना है, दुनिया क्या है? बाजार है। इस बाजार में, इस भीड़ में आप खो जाओगे, आपका अस्तित्व जो है कहीं क्या होगा? खो जाएगा। यदि आपको निखरना है, यदि आपको संवरना है, तो ध्यान रखना, यह आपको अपने वर्तमान पर भरोसा करते हुए वर्तमान को क्या करना है?
वर्तमान को मेहनत में लगाना है। और यदि आपने वर्तमान को मेहनत में लगाया, ठीक है, झोंका मेहनत में, तो आपका भविष्य सुंदर, सुखद और सुनहरा होगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो यह वर्तमान आपका भविष्य तय करेगा और यह तय करेगा कि आप किस दिशा और दशा की ओर अग्रसर होंगे। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि जितनी ताकत आपके अंदर है, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, जितना दमखम आप लगा सकते हैं, इन चंद दिनों में 6 से 7 महीने में अपनी सारी शक्ति लगा दीजिए। आप एक बेहतर इंसान बन के जो है निकलेंगे। बस भरोसा रखना पर ऊपर, क्योंकि लाइन कही गई है कि भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा और यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं। तो आप अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को पहचानिए और लग जाइए एक बार दोबारा से अपनी पूरी शिद्दत, पूरी क्षमता के साथ एग्जाम को क्रैक करने में। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। कहीं कोई समस्या होती है, आप निसंकोच होकर के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता, कहीं कोई समस्या आती है, उस पर मैं वीडियो आपको बना के दे दूंगा। लेकिन आप लगातार पढ़ाई करिए। पीसीएस के थ्रू आपको एसडीएम का लक्ष्य रखना है और आरओ एआर वाले एग्जाम में आपको लक्ष्य आरओ का रखना है। बाकी मैं आपके साथ हूं। बाकी ठीक है फिर, और अब हम लोग करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। नहीं तो फिर आप लोग कहोगे कि सर मोटिवेशन ज्यादा हो गया, लेकिन ये जरूरी है, ये जरूरी है, क्योंकि कई बार आप जो है बहुत डिमोटिवेट होते होंगे। आपको लगता होगा यार कैसे करें, क्या करें, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको। आप डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स पढ़ते होगे, कहते यार बोर हो गए, नहीं। एक व्यक्ति होगा जो करंट अफेयर्स मंथली पढ़ेगा, मतलब लास्ट में पढ़ेगा। एक आप होंगे जो डेली पढ़ते हो। आप निश्चित तौर पर अगर आप डेली चीजों को करते हो, करंट अफेयर्स डेली पढ़ते हो, आपके क्वेश्चंस उससे कहीं ज्यादा आपके रेडी होंगे और आप ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे अपने एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल, एक दो बच्चा है, ठीक है, 2 स्टूडेंट है, एक ए नाम का स्टूडेंट है और एक कौन है, बी नाम का स्टूडेंट है। ए वाला क्या करता है, मंथली मैगजीन पढ़ता है या मंथली करंट अफेयर्स रेडी करता है लास्ट में 1 महीने का। आप क्या करते हो, आप डे टू डे, आप डेली रेडी करते हो। सिंपल सी बात है। अगर करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन अगर पीसीएस में आ गए, आरओ में अगर क्वेश्चन आ गए, तो अगर ये वाला जो व्यक्ति होगा, ये वाला जो स्टूडेंट होगा जो मंथली तैयार करेगा, वो माना कि 18 से 20 प्रश्न करेगा। एक एग्जांपल के मान लेते हैं, ठीक है। आप लगभग इस 30 में से आप 28 से 29 प्रश्न कर पाने की क्षमता रखोगे। हो सकता है 30 में 30 कर ले जाओ आप। तो ये अंतर होगा, ये डिफरेंस होगा आपके बीच में और इसके बीच में। ये वैसे कम ही कर पाएगा, ज्यादा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। इसलिए रेगुलर पढ़ाई करिए, कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ाई करनी है। अपने ऊपर, अपने आराध्य पर, अपने ईश्वर पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखिए। यकीन मानिएगा कि आप जो है सफल जरूर हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए फिर हम लोग अब बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कहने का ओवरऑल कंक्लूजन यह था कि आपको अपनी पढ़ाई को बेहतर करना है, टेस्ट सीरीज को लगाते रहना है, करंट अफेयर्स को करते रहना है, पीवाईक्यूज को करते रहना है, और साथ ही साथ में जो आर्टिकल्स वगैरह मैं कराता रहता हूं, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से जो क्वेश्चन बताता रहता हूं, वो सब कुछ आप लोग प्लीज नोट डाउन करते चलिए। ये मेरी हाथ जोड़ के करबद्ध आपसे क्या है, निवेदन है आपसे भाई साहब, ठीक है। इतना मैं बकता हूं, मैं ऐसे नहीं बकता हूं। आप हमारे अपने कुछ एक्सपीरियंस हैं, हमारी अपनी कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को, उन अच्छाइयों को मैं आपके सामने रखता हूं, ठीक है। जीवन का निचोड़ मैं आपके सामने रखता हूं। अगर आपको भरोसा होगा मुझ पर तो मेरे साथ चलिए, यकीन रखिएगा कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। आइए हम लोग फटाफट अब क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं लास्ट डे का। तो कंक्लूजन बस इतना ही था कि आपको करंट अफेयर्स और जीएस पर फोकस करना है। लूसेंट और घटनाचक्र पढ़ लीजिएगा। घटनाचक्र की सारी सीरीज भी डिकोड एग्जाम पे आपको मिल जाएगी। चलिए आइए रिवीजन करते हैं फटाफट। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहां पर किया गया, जल्दी जल्दी मुझे बताओ फटाफट। जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूं तुरंत आपके जो है जहन में उसका उत्तर आना चाहिए। आंखें अपनी बंद करो, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, तुरंत आंसर करो फटाक से कि इसका आंसर कल हमने ये पढ़ा था। ओके चलो, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट बताओ। 18 सितंबर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, संतोष कश्यप। ध्यान रखिएगा, भारतीय महिला फुटबॉल टीम है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना है। नेक्स्ट है, नागा किंग चिली प्रमुख रूप से किस राज्य में पाया जाता है, ये नागालैंड में। और नागा किंग चिली प्रमुख रूप से पर्व भी है, कहां का, नागालैंड का ही, और इसे जीआई टैग भी प्रदान किया गया था। दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में से जो है ये नागा किंग चिली आती है। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में विरासत प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया, इसको आयोजन कर लीजिएगा, आयोजित नहीं, आयोजन कहां पर किया गया, नई दिल्ली में। और हाल ही में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज को। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कैंसर के अध्ययन को भाई साहब क्या कहते हैं,
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कैंसर पर जीएसटी परिषद ने भी क्या किया था, 54वीं बैठक में जीएसटी परिषद ने कैंसर की दवाओं पर 12% से जीएसटी घटा करके 5% कर दिया था। इसलिए कैंसर इस बार चर्चाओं में है और कैंसर से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो कैंसर के अध्ययन को बेसिकली क्या कहते हैं, आप तुरंत उत्तर देंगे ऑन्कोलॉजी। क्या ठीक है? नेक्स्ट है भारतीय रेलवे कुल कितने जोन में डिवाइड है भाई साहब? 19 जोन में डिवाइड है। पहले 18 था, कोलकाता मेट्रो को शामिल करके 19 हो गया है। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि 18-19 में से क्या ऑप्शन आता है। 18-19 में से दोनों ऑप्शन होगा तो 19 लगाइएगा, अगर 19 ऑप्शन नहीं होगा तो 18 लगाइएगा, ठीक है? लेकिन करंट से अपडेट हो जाइएगा जब आपका एग्जाम होगा, क्योंकि हो सकता है तब एक और कोई बढ़ जाए तो 20 हो सकता है, ठीक है? ये आपको बात ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कल हमने आपसे सुंदर सा एक अच्छा सा प्रश्न पूछा था। हमने पूछा था प्रश्न कि एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन पर एक जो है कमेटी गठित की गई थी, समिति बनाई गई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी या उस कमेटी का नाम क्या था? तो उस कमेटी का नाम बेसिकली था जो पूर्व राष्ट्रपति आपके हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके नाम पर, यानी कि रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी निर्धारित की गई थी। इस कमेटी को कब बनाया गया था? जो है ये बनाया गया था 2023 में, और इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की? वर्ष 2024 मार्च में अपनी रिपोर्ट इसने सबमिट किया। 18,000 समथिंग पेजों की रिपोर्ट है, जहां पर बहुत सारी रिकमेंडेशन की गई और कहा गया कि वर्ष 2029 में लोकसभा के साथ सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव संपन्न कराए जाएं। और दो खास बातें उन्होंने कही कि ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि जो भी इलेक्शन सभी राज्य विधानसभाओं के होने वाले हैं उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए या फिर चुनाव कराया जाए। तो अगर चुनाव कराया जाए तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष तक के लिए ना होकर के बल्कि 2029 तक के लिए हो, यही इसका सॉल्यूशन था। बाकी लगभग जो है 32-33 पार्टियों ने इस पर समर्थन व्यक्त किया था, 15 पार्टियों ने समर्थन नहीं व्यक्त किया था, ठीक है? तो ये सब बातें हैं इसमें, और आप लोग डिटेल्स में इस पर हमने आर्टिकल भी कराया है। मैंने 2-3 दिन से मैं कह रहा हूं इस बात को, तो आप लोग उस आर्टिकल को देख लीजिएगा। वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव के नाम से वो आर्टिकल हमने कराया है। 3-4 दिन हो गया, आप चाहें तो उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में मनोरमा भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध है। अच्छा, इसके पहले हमने आपको यह भी बताया था कि एक राष्ट्र एक चुनाव आपके निबंध के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आपके पीसीएस यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आपके प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट डाटा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी हमने आपको बताया था, इसलिए उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? चलो, तो हाल ही में मनोरमा भट्ट जी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे, अर्थात वो किस फील्ड से संबंधित थी? पत्रकार थी, डॉक्टर थी, लेखिका थी, इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली वो क्या थी? कन्नड़ लेखिका थी अपने आप में, और लगभग 90 साल की उम्र में उनका 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है, ठीक है? तो हाल ही में मनोरमा भट्ट जी का निधन हो गया है। वो क्या थी? कन्नड़ भाषा की बेसिकली क्या थी? लेखिका थी, राइटर थी, और 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। आई थिंक 15 या शायद 16 सितंबर, एक बार देख लीजिएगा, इस बार शायद 15 सितंबर को इनका निधन हुआ है, अभी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को कुष्ठ रोग, क्या कुष्ठ रोग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेप्रोसी बोलते हैं, आप लोगों को शायद पता होगा। किस कुष्ठ रोग को मुक्त घोषित किया गया है? WHO ने अभी हाल ही में एक देश को जो है कुष्ठ रोग से मुक्त देश घोषित कर दिया गया है, और वो विश्व का पहला देश बन गया है। बताओ मुझे फटाफट कि वो देश कौन सा है? अल्जीरिया, जॉर्डन, नेपाल या फिर भूटान? फटाफट मुझे इसका आंसर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ आप लोग। तो इसका सही जो उत्तर होगा हो जाएगा भाई साहब जॉर्डन। अभी WHO के द्वारा, किसके द्वारा? WHO के द्वारा इसे जो है क्या किया गया है? लिप्रोसी फ्री कर दिया गया है, लिप्रोसी फ्री कर दिया गया है, यानी कि ये कुष्ठ रोग से फ्री हो गया है। और ये जो है दुनिया का, किसका? दुनिया का, ये बेसिकली दुनिया का पहला देश बन गया है। क्या? दुनिया का ये पहला देश बन गया है जो कि कुष्ठ रोग से क्या हो गया है? मुक्त घोषित कर दिया गया है। अपने आप में ये बड़ी खबर है आपके लिए, और आपके लिए जानना जरूरी है। और अब हम आइए देखते हैं कि इससे संबंधित कौन कौन से फैक्ट हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलो, तो हाल ही में जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित किया गया है। और दूसरा प्रश्न यह भी बन जाएगा कि जो जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित किया गया है, किस संस्था ने उसको घोषित किया है, मुक्त घोषित किया है? आप तुरंत उत्तर देंगे WHO, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और WHO के बारे में हमने आपको कई दिन समझाया है कि WHO की स्थापना कब हुई थी, WHO का मुख्यालय कहां है। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ कि WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है, और इसके जो महानिदेशक हैं WHO के वो कौन है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के जो महानिदेशक हैं भाई साहब वो हैं टेड्रोस
अधनोम घेब्रोसियस, इसको आप लोग महानिदेशक इसका क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक फैक्ट और देखते हैं, कुष्ठ को यानी कुष्ठ रोग जो लेप्रोसी है उसको हम लोग बेसिकली एमडीटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी ड्रग थेरेपी, इससे हम इसको क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत टाइम पहले शायद पता नहीं आता कि नहीं आता है, पहले अमिताभ बच्चन जी का ऐड आता था कि लेप्रोसी तो कि एमडीटी तो कुष्ठ को तन से मिटा ही देता है, याद है आप लोग को, शायद आप लोग को याद होगा, ठीक है। ये अमिताभ बच्चन का बहुत पहले ऐड आता था, एडवर्टाइजमेंट आता था उनका, ठीक है। और ये बेसिकली जो है लेप्रोसी को लेकर के बहुत सारे समाज में भ्रांतियां भी हैं, है ना, तो उन भ्रांतियों को मुझे लगता है कि दूर होना चाहिए। जिसको कुष्ठ हो जाता है, जिसको जो है लेप्रोसी हो जाता है, लोग उसके पास नहीं जाते हैं, गलत चीजें हैं ये, थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक प्रकार की डिजीज है। और अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो डिजीज होती है ये किस बैक्टीरिया के कारण जो होती है, तो इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसको बोलते हैं। और ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाइट आपके जो है स्पॉट बन जाते हैं यहां पे बॉडी पे, और वहां पर अगर आप कोई चीज रखोगे, चेक करना चाहोगे आप, ठीक, कि अगर आपको कहीं अगर आपके बॉडी पर अगर व्हाइट स्पॉट बने तो आप क्या काम करिए, अगर आपको शक है कि यार कहीं कुछ तो नहीं हो गया, आप सिंपल सा एक घास लीजिए कोई सी, ये हल्का सा पतला सा तिनका लीजिए और उस पर ऐसा सा रब करिए। अगर आभास आपको स्किन पे ना हो तो समझ जाइए कि आपको कुष्ठ होने की संभावना है, तुरंत आप डॉक्टर से जाके मिलिए, आपको वहां पर ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। उससे एक लंबा कोर्स उसका चलता है। अगर आपने लेप्रोसी की मेडिसिन देखी होंगी तो ऐसे मेडिसिन उसकी होती हैं अलग अलग तरीके से, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी जो है दवाएं ऐसे होती हैं, लाइन वाइज, ठीक है। तो पूरा कोर्स होता है। तो अगर आप लोग के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो तो आप लोग उसको सजेस्ट करिए कि वो डॉक्टर को दिखाए, सही हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। चलो, तो ये कुछ एक पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये जो बैक्टीरिया है ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अब जार्डन, चूंकि चर्चाओं में है तो जार्डन के बारे में एक दो फैक्ट हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो जार्डन की जो राजधानी है कहां पर है भाई साहब, अम्मान इसकी राजधानी है। और करेंसी क्या है, जॉर्डन दिनार वहां की करेंसी है। और अगर हम बात करते हैं वहां के पीएम की, अर्थात जॉर्डन के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है आपके जफर हसन है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द ब्लाइंड साइट। क्या ब्लाइंड साइट का संबंध क्या है, अभी ये शब्द क्या है, बेसिकली चर्चाओं में रहा है। और आपके एग्जाम में भाई साहब एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं जो चर्चाओं में रहते हैं। तो अगर कोई खबर जिस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है शब्द पर, उन शब्दों पर आपकी पकड़ होना जरूरी है। तो ब्लाइंड साइट अभी चर्चाओं में है, क्या है ये, ऑप्शन नंबर ए, दृष्टिहीनों हेतु एक प्रकार का उपकरण है ये, या फिर एक प्रकार का चश्मा है, या एक दूरबीन है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भाई साहब क्या है, ये एक प्रकार का उपकरण है। और इसे अभी जो है क्या है, इसे अभी हाल ही में बनाया गया है। और इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा यह होगा कि जो व्यक्ति अपनी दोनों आंखों की रोशनी को खो चुका है वो इसके माध्यम से जो है अपनी रोशनी को प्राप्त कर सकता है। एलन मस्क की कंपनी ने बेसिकली इसको क्या किया है, इसको लॉन्च किया है। और अभी अमेरिका के द्वारा इसको भी क्या किया है, अप्रूवल दे दिया गया है, ठीक है। तो हाल ही में चर्चा में रहा शब्द ब्लाइंड साइट का संबंध दृष्टिहीनों हेतु एक प्रकार का यह उपकरण है, या एक प्रकार का डिवाइस है जिसे एलन मस्क की कंपनी ने बनाया है, मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा अपनी दोनों आंखों को जो खो चुके व्यक्ति हैं इस डिवाइस के माध्यम से अपनी रोशनी को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा जो है क्या है, इन्वेंशन है अपने आप में, इससे जो है काफी ज्यादा फायदा होगा। और आप लोग चाहें तो अपनी जो है आईज वगैरह को दान कर सकते हैं, मतलब अभी से नहीं, पता चले कि कल डॉक्टर के पास जाओगे तो निकाल दो हमारी दोनों आंखें, अभी से नहीं, एक्सपायर होने के बाद। इसके लिए प्रॉपर रजिस्टर्ड आपको कराना पड़ता है। और अभी हाल ही में अंग प्रत्यार्पण के लिए और बाकी अंगदान वगैरह के लिए कई सारे रूल्स और रेगुलेशन भी बनाए गए हैं, तो आप लोग इसको एक बार रेडी कर लीजिएगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 5वें नदी उत्सव का उद्घाटन किया गया, कहां पर, आईसीआर के में, या भारत मंडपम में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भाई साहब कहां पर किया गया है, ये किया गया है भारत मंडपम नई दिल्ली में। हाल ही में 5वें नदी उत्सव का आयोजन किया गया है। अब बात अगर नदी की आ गई है तो आज आप लोग के लिए टास्क है, और वो टास्क क्या है, टास्क है भाई साहब आपके लिए कि जो भी क्या कहते हैं आपका अपवाह तंत्र है, ठीक है, क्या अपवाह तंत्र, उसको आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से क्या करना है, आपको रेडी कर लेना है। क्योंकि नदियों से संबंधित प्रश्न आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नदियों से संबंधित आपको 2-3 चीजें आपको रेडी करनी होती हैं।
कान खोल के जरा ध्यान से सुनिएगा क्या क्या आपको रेडी करनी है। तो नदी की अगर हम बात करते हैं तो नदी में आपको क्या रेडी करना है, सबसे पहले आपको याद करना है कि कोई भी पर्टिकुलर नदी है उस नदी का उद्गम, नदी का क्या उद्गम कहां से होता है, ये आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है। एक बात। दूसरा, नदी कहां पर गिरती है, ठीक है, मतलब कहां, जैसे गंगा नदी कहां पर गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक उसी प्रकार से तो नदी कहां पर गिरती है, मतलब अपना जल कहां पर छोड़ती है, कहां पर गिरती है, ठीक। इसके अलावा सहायक नदियां, क्या कोई भी नदी है उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। अब सहायक नदियां में से कई प्रश्न और पूछे जाते हैं, जैसे कि सहायक नदियों में 2-3 प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न बनेगा कि इसके दाएं से कौन सी नदी जो है इसकी सहायक नदी मतलब जुड़ती है, इसमें बाएं से कौन सी जुड़ती है। इस प्रकार के कई सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप उद्गम कहां पर नदी गिरती है, उसकी सहायक नदियां, उसके दाएं से कौन नदी मिलती है, उसके बाएं से कौन सी नदी मिलती है, और कई बार नदी का नाम पूछ लेता है अलग अलग, नदी का नाम अलग अलग क्षेत्रों में, नदी का नाम, ठीक है, जैसे गंगा का नाम कहां पर क्या है, यमुना का नाम कहां पर क्या है, संगम कौन से कहां पर हो रहा है। तो ये कुछ एक प्रकार के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज आप लोग अपवाह तंत्र को अर्थात नदी तंत्र को पूरी तरीके से क्या करिएगा, ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये आपका टास्क नंबर 1 है, आज का पहला टास्क है आपका। क्या ये आज आपका ये टास्क क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। नोट्स बन जाना चाहिए, आज कल पूछूंगा मैं बना कि नहीं बना, तो खाली हाथ मत बैठना। अगर नोट्स बना होगा तो इसको रेडी करना दोबारा से। पढ़ लिया होगा भाई साहब फिर भी पढ़ लो, मैं कह रहा हूं ना तो पढ़ लो, और जैसे मैंने कहा वैसे ही पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया भारत मंडपम में, दरअसल अभी इसका क्या किया गया है, उद्घाटन हो रहा है, मतलब तो नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का सॉरी ये बेसिकली सी होगा इसका आंसर, ये सी होगा, माफ कीजिएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में बेसिकली इसका उद्घाटन किया गया, सी इज द राइट आंसर। ओके चलो, तो नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 5वें नदी उत्सव का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा उद्देश्य नदियों के प्रति जनभावना, उत्साह, सम्मान, मूल्य और विश्वास को क्या करना है, बढ़ावा देना है। और भारतीय नदियों को बेसिकली जो है क्या है, स्त्रीलिंग की संज्ञा दी गई है, उनको मां कहा गया है, जैसे गंगा मां, यमुना मां, ऐसा करके। तो वो उनके प्राकृतिक संरक्षण के लिए जो है बेसिकली क्या है, जरूरी है। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है उसके लिए, कई सारी नदियां भी इसमें शामिल की गई हैं आगे, और नदियों के शुद्धिकरण के लिए काम जो है किया जा रहा है। तो जब भी जाएं तो आप लोग नदियों अगर हम नहाएं तो कुछ ऐसा ना करें कि जिससे जो है क्या हो, प्रदूषण फैले, है ना। कई सारी चीजें होती हैं नदियों में डाल दी जाती हैं हालांकि, लेकिन उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, नहीं तो फिर कल को आप जुबान पकड़ लोगे मेरे कि ऐसा कैसे कह रहे हो। कई बार हम लोग अपने आस्था के नाम पर बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं, जाने अनजाने में करते हैं, जो कि हमारे नदियों के लिए क्या है, हानिकारक है, उससे जो है नदियों का जल प्रदूषित होता है। लेकिन हम आस्था के नाम पर डालते हैं। मुझे लगता है कि इस पर जो है जो भी हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो भी हमारे संत महात्मा होते हैं, वो उन पर भी उनको इन सब चीजों पर बोलना चाहिए कि बेसिकली नदियां जो प्रदूषित हो रही हैं वो किन किन वजहों से हो रही हैं। चाहे वो क्या कहते हैं, अब बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं वो तो भाई साहब करते हैं, ठीक है। हरिद्वार में गंगा निकलती है, वहां पर आप जाके देखिएगा, जितने इंडस्ट्रीज वहां पर लगे हैं, जितने चीजें हैं, सबका पानी जो है क्या कहते हैं, गंगा में सीधे जो है डंप कर दिया जाता है, ठीक है। कानपुर वगैरह में जब देखो इतना बुरा हाल है, इस पर सरकार को एक्शन बहुत लेना चाहिए। हालांकि जब से सरकार, वर्तमान सरकार आई है, उसने क्या किया है, उसने एटीपी और एसटीपी प्लांट्स की संख्या बहुत बढ़ा दी है। हर डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है एसटीपी प्लांट्स देखने को मिलेंगे। बावजूद इसके जो है अभी भी जो है इन चीजों पर जो है रोक नहीं लगाई जा सकी है। तो एक तो इंडस्ट्री वाला मामला, और दूसरा जो इसके साथ साथ में है, हम कई बार आस्था के नाम पर हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें, मुझे लगता है कि इसमें हमें जो है समझदारी दिखानी चाहिए और अपनी नदियों को पवित्र करने जो है रखने का काम करना चाहिए, क्योंकि हम ठीक है नदियों को पूजते हैं, मानते हैं, वो हमारी देवता हैं। ऐसे में हम कुछ ऐसा ना करें जिससे जो है प्रदूषित हो जाए, उनका अस्तित्व खत्म हो जाए, ठीक है। अब वो क्या क्या चीजें हैं मैं यहां पर बोलूंगा नहीं, लेकिन आप लोग समझदार हो तो उसको समझ जाइएगा, ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा हैबिटेट्स ट्रस्ट और HCL फाउंडेशन के साथ समुद्री संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर क्या किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है, बताइए फटाफट।
भारतीय तटरक्षक बल, CISF, SSB और इनमें से कोई नहीं। बताइए मुझे इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, यानी कि भारतीय तटरक्षक बल। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका। ठीक है, चलो। तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हैबिटेट ट्रस्ट और HCL फाउंडेशन के साथ समुद्री संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर क्या किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है। इस पहल का उद्देश्य महत्वपूर्ण बचाव प्रयासों को लागू करना है, जिसमें अज्ञात जालों को हटाना, फिर अज्ञात गैस से प्रभावित क्षेत्रों को का मानचित्रण और वर्गीकरण करना तथा सफाई प्रयासों को प्राथमिकता देना क्या है, शामिल है। अभी इसका उद्देश्य है ये। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दुग्ध उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। ये चर्चाओं में रहता है अक्सर, इसलिए मैंने इस प्रश्न को आपके लिए दिया है। तो अमेरिका है, भारत है, नेपाल है, चीन है। मुझे लगता है कि आप इसका उत्तर तुरंत दे देंगे। ठीक है, दूध के मामले में दुग्ध उत्पादन के मामले में शीर्ष स्थान पर बेसिकली कौन है, अभी भारत आपका देश है, सुंदर सा। ठीक है, चलो। तो हाल ही में दुग्ध उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन है, भारत है। और दुनिया के कुल दुग्ध उत्पादन में 24.64% की बेसिकली भारत की हिस्सेदारी है दुग्ध उत्पादन में। बड़ा डेटा है अपने आप में, याद रखिएगा इसको। पिछले 9 साल में इसमें सालाना 5.85 की रफ्तार से तेजी आई है, यानी कि इतनी तेजी से इसमें क्या हुआ, वृद्धि हुई है। ठीक है, इसके अलावा श्वेत क्रांति के जनक कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो श्वेत क्रांति के जनक बेसिकली कौन है, वर्गीज कुरियन है, भारत में, आपको पता ही होगा। ठीक है, कई बार पूछ लेता है प्रश्न। और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब, तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, और किसके द्वारा और कब पहला दुग्ध दिवस मनाया गया, तो वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा दुनिया भर में भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने और डेयरी क्षेत्र का जश्न मनाने के लिए विश्व दुग्ध दिवस की स्थापना दरअसल की गई थी। तो आपसे प्रश्न यही पूछ सकता है कि बताओ दुग्ध दिवस किसके द्वारा जो है मनाए जाने की शुरुआत की गई, आप कहेंगे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2001 में। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शीर्ष 5 देशों की बात कर लेते हैं कि दुग्ध उत्पादन में शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे आपका प्यारा सा देश कौन सा है, भारत। दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पर चीन और पांचवे पर ब्राजील। देखो ये डेटा जो है ना बेसिकली चेंज होता रहता है भाई साहब, इसलिए इसको एक बार आप लोग क्या करिएगा, एग्जाम के पहले आप लोग इस डेटा को एक बार क्या करिएगा, रीचेक कर लेना। क्योंकि आज हम 23 सितंबर को पढ़ रहे हैं, हो सकता है जब आप एग्जाम दो तो ये डेटा शायद चेंज हो जाए। तो इसलिए अपडेट रहना आपका काम है और यही स्मार्टनेस होती है। इसलिए आप अपनी चीजों को इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है दूसरे तीसरे स्थान में कुछ चेंज हो जाए, चौथे पांचवें में कुछ चेंज हो जाए, तो इसको आप लोग रेडी रखिएगा। ओके, चलो। निम्नलिखित में से किस शहर को आदर्श सौर शहर घोषित किया गया, अभी हाल ही में इसको घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश का एक शहर है, कौन सा शहर है वो, गोंडा, लखनऊ, अयोध्या, बहराइच। बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या को भी हाल ही में आदर्श सौर शहर के रूप में जो है क्या किया गया है, घोषित किया गया है। ठीक है, पहली लाइन सेम वही जो हमने आपको बताई जस्ट। ठीक है, तो सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से 40 मेगावाट, कितनी 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता हासिल कर ली गई है अयोध्या के द्वारा, और जिसके तहत उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत इस आदर्श शहर के रूप में इसे आदर्श सौर शहर के रूप में, सॉरी और नहीं होगा, सौर होगा, आदर्श सौर शहर के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत अयोध्या को क्या किया गया है, आदर्श सौर शहर के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अयोध्या में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, किसके द्वारा, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा लगाया गया है। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा किस वर्ष तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का बेसिकली क्या गया रखा गया है, टारगेट रखा गया है, यानी कि लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब तक, 2026 तक, 29 तक, 2030 तक या 2032 तक। बताइए फटाफट इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि भारत ने किस वर्ष तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। तो ये जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 2030 तक बेसिकली भारत ने इस लक्ष्य को निर्धारित किया गया है, और जिसके लिए काफी तेजी से जो है काम चल रहा है इस पे। ठीक है, देखिए
पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही, ठीक है। अब देखो दो डेटा आपको याद रखना है कि कब तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, आप कहेंगे 2023 तक, और कितने गीगावाट का, आप कहेंगे 500 गीगावाट का, ठीक है। दोनों पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम की 100 मेगावाट की सौर परियोजना रांची के गेत लसूद जलाशय में स्थापित की जा रही है। यह फैक्ट अभी आपके लिए करंट का है, और ये क्या है, जरूरी है भाई साहब, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और ये बेसिकली जो अभी यहां पर संयंत्र जो स्थापित किया जा रहा है, ये 2025 तक क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये भी बिंदु आपको क्या करना है, याद रखना है। और ये फैक्ट ये वाला आपके लिए बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, अब आज का अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर आज के वीडियो में छुपा हुआ है। कि बताओ भारत द्वारा वर्ष 2030 तक कुल कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 100 गीगावाट, 200 गीगावाट, 300 गीगावाट या फिर 500 गीगावाट। फटाफट मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए। और हाँ, प्लीज आज आप लोग लाइक की संख्या बढ़ा दीजिए, और साथ ही साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर एक स्टूडेंट 2-3 लोगों को भी शेयर करेगा तो अपने आप में ये डेटा ज्यादा हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा। और अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर, जिसमें से आपको टिप्पणी लिखनी है। किस पर टिप्पणी लिखनी है आपको? सुपोषण पर, पिरामिड पर। सुपोषण का मतलब यूट्रोफिकेशन, आप लोग को पता होगा क्या, यूट्रोफिकेशन। और पिरामिड, जो भी पिरामिड होते हैं, जैव भार का पिरामिड हो, ठीक है, या कोई अन्य पिरामिड हो, ऊर्जा का पिरामिड हो, इन सभी पिरामिड को आप लोग इस पर क्या करिएगा, एक जो है नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका एग्जाम किसका हो, आरओ का हो, और चाहे वो आपका एग्जाम पीसीएस का हो, या फिर कोई अदर एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने आज आपको बताई। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ में अगर कुछ सजेशन आपका हो तो वो भी सजेशन आप पूछ सकते हैं। अगर किसी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत हो तो आपको टॉपिक जो है तो अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उस टॉपिक को आपको समझा दिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।